अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। तो अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये पसंद करता है कि उसकी उम्र तवील और उसकी तमन्नाएं पूरी हों तो उसे मेरे बाद मेरे अहले बैत से अच्छी तरह पेश आना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की जानिब। चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 7 आपके पास जो मैन रिलेट कर रहा है वो आपके पास वेक्टर से कर रहा है। एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके पास। बेसिक डिफरेंस क्या है स्केलर और वेक्टर का। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट पॉजिट ओनली मैग्नीट्यूड, यानी अगर हमें किसी भी स्केलर चीज़ को डिफ़ाइन करना है तो उसका मैग्नीट्यूड बता देना ही काफ़ी होता है। जैसे आपके पास मास या टाइम, जैसे मास हम कह रहे हैं 5 kg, तो ये इनफ है। 5 kg से हम स्केलर को इजीली डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट अ फिजिकल क्वांटिटी दैट पॉजिट बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि अगर हम किसी भी चीज़ को उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन से बताएंगे तो वो आपके पास वेक्टर बन जाता है। जैसे आपके पास फोर्स है या वेलोसिटी है। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें। सपोज करें कि हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा स्कूल है और ये हमारा घर है। अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम अपने घर को पहुँच सकते हैं। इसका मतलब देखें यहाँ पे हम कोई डिस्टेंस तो कवर करेंगे ही, साथ कुछ उसका डायरेक्शन भी फॉलो करेंगे। तो अगर किसी भी जगह पे हम डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसको एक हम एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपके पास एरो का हेड है ये आपको डायरेक्शन बताता है और जितनी ज़्यादा इस एरो की लेंथ होगी इतना ही ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड होगा। और नॉर्मली जब हम बुक्स वगैरह में वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो या हम उसको बोल्ड करके लिखते हैं या उसके ऊपर हम एक एरो सा निशान लगा देते हैं। तो ये मेथड भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का है, या हम उसको बोल्ड वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि पोजीशन वेक्टर, कि द वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। सपोज करें ये आपके पास कोई ओरिजिन है और ये आपके पास कोई पॉइंट है। तो ये जो एरो जा रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है कि हमने जाना है ओ से पी की तरफ। देन ओ पी इज़ कॉल्ड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये तो आपके पास जो ओ पी हो जाएगा ये आपके पास बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये आपके पास ओरिजिन है, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं तो ये जो एरो हम पी की तरफ लेके जा रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर है। यानी ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम ओरिजिन से शुरू करेंगे और इस पॉइंट पी तक जाएंगे। इससे एक जनरली छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास ओ ओरिजिन है, ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ये आपके पास एक वेक्टर बी है। अब एरो की डायरेक्शन आपने देखनी है कि अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो ये ए हो जाएगा और अगर हम यहाँ से यहाँ बी कर रहे हैं तो ये बी हो जाएगा। हम सपोज करते हैं कि हमने ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ओ से ए तक जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है और जो ओ से बी तक है वो पोजीशन वेक्टर आपके पास बी है। हम एक यूज ला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि ट्रायंगुलर ला ऑफ एडिशन। तो आपके पास आ जाएगा ओ ए प्लस ए बी विच इज़ इक्वल टू ओ बी, यानी फर्स्ट सेकंड विच इज़ इक्वल टू थर्ड। ओ ए को हमने ए का नाम दिया था, ए बी एज इट इज़ हमने इसको फाइंड करना था और ओ बी आपके पास बी है। तो ये प्लस ए इधर जाके माइनस से हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा ए बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ए। तो आप शार्ट याद रख लें कि डायरेक्टली अगर मैंने किसी जगह लिखना हो जैसे ये सी डी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी बाद वाले वेरिएबल को पहले और पहले वाले को हम बाद में लिख लेंगे। तो ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म होगा। आगे हम जनरली हर जगह डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपने बस सीक्वेंस चेंज कर देना। जैसे ये सी डी है तो डी माइनस सी, अगर आपके पास ई एफ है तो एफ माइनस सी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। नेक्स्ट आपके पास आ गया है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन सिस्टम। ये बिल्कुल वही ग्राफ वाला ही कंसेप्ट है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी पॉइंट ड्रा करते हैं तो वो दो पॉइंट से मिलकर बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर पॉइंट जो है एक स्पेसिफिक यूनिक वैल्यू रखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ड्रा करेंगे तो यहाँ पे कोई वाई की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ पे मैं जितने मर्जी कोई पॉइंट ड्रा कर लूँ तो वो यूनिक वैल्यू रखते हैं। तो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर वेक्टर्स इन प्लान,
एनी पॉइंट P, यानी कोई भी अगर हम पॉइंट ले लेते हैं, इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स कोऑर्डिनेट O पॉइंट ऑफ P। यानी अब ये याद रखें, मिसाल के तौर पर जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा ये 3, 3 पे। अगर मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, सपोज करें ये, तो देखें हो सकता है ये 1 हो, तो यानी मैं रेंडमली इस ग्राफ पे किसी भी जगह कोई भी पॉइंट ड्रा कर लूँ तो वो यूनिकली पॉइंट बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वेक्टर स्पैन का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कि उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसमें आपके पास अगर हम वैल्यूज़ को देखें, जैसे आपके पास ये u x, y है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपके पास जो u वेक्टर है वो 2 और 3 है, तो अगर हमने -u निकालना होगा तो सिर्फ इनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये +2 है तो -2, +3 है तो -3। अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो आपके पास सिर्फ हम उसका एरो हेड चेंज कर देंगे। जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा था तो ये जब इस तरफ आएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड सेम रहता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट बन जाएगी। अगर हमने मैग्नीट्यूड के फार्मूले को आइडेंटिफाई करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना हो, कि द मैग्नीट्यूड और द लेंथ ऑफ वेक्टर u इज़ डिनोटेड बाय मॉड, फिर वेक्टर का साइन u, और इसका फार्मूला ये होता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें हम वहाँ साथ साथ फिर से भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ नॉन ज़ीरो फैक्टर u and has magnitude 1 is called unit vector of u and it is represented by u, और इसके ऊपर हम ये कैप्स ही डाल देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है u कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ u। सिंपल हम इसका फार्मूला लगा देंगे अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये x के नीचे भी इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे और y के नीचे भी इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, if lambda is a non-zero scalar and a is a non-zero vector, then the multiple of lambda a is a vector whose magnitude is the lambda times of a। मिसाल के तौर पर ये आपके पास लैम्डा, ये आपके पास अगर सपोज करें यहाँ पे 1 है, अगर मैं करता हूँ ये 2a है, तो इसका मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड की यानी जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर कर लें तो इसको हम 2 कर लेंगे, यानी उसी चीज़ के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये आपके पास +a था, यहाँ पे ये -a हुआ तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक MCQ चाहे वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज करता हूँ कि मैं अगर आपके पास a की वैल्यू जैसे 2 है, वेक्टर a का आंसर 2 है, तो अगर हमने 2a निकालना होगा तो सिंपल 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 4 है। बस ये बिल्कुल लैम्डा जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा की जो वैल्यू है उसको उस वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ इतना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाएगा ट्रांसलेशन बाय वेक्टर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होंगे। कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट मूव अ पॉइंट और फिगर इन स्पेस बाय गिवन वेक्टर। एक गिवन वेक्टर की कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमारा जो वेक्टर होगा वो ट्रांसलेट करेगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन दैट स्लाइड अ फिगर विदाउट रोटेटिंग इट सो द शेप एंड साइज या ओरिएंटेशन इज़ नॉट चेंज। सिर्फ इसमें हम कुछ वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन वेक्टर के साथ उसको आप जब ऐड करते हैं तो ये समझ लें कि आपके पास इसका साइज़ और शेप या एंगल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे उसने कहा है कि यूज़ ट्रांसलेशन वेक्टर, ये उसने हमें एक ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी व्हेन ए बी सी डी आर रिप्रेजेंटेड। मिसाल के तौर पर मैंने रेड पहले जो बिफोर ट्रांसलेशन है वो आपके पास ए की वैल्यू थी 1 1, ये 1 है और ये 1 है तो ये ए आ गया। फिर बी की वैल्यू थी 1 x में 1 एंड y में 3, यहाँ पे इसको फिर हमें x में 1 एंड y में 3, ये आपके पास b बन जाएगा। c आपके पास आ गया है 3 और 3, ये आपके पास c है और ये आपके पास आ गया b। जब हम इसमें ट्रांसलेशन को अप्लाई करेंगे तो सिंपल आपने करना क्या था कि ये वाली जो वैल्यू है उसको गिवन वेक्टर्स में हम प्लस करेंगे। जैसे आपके पास ये, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस करता हूँ, ये 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो यानी जो न्यू वैल्यू आ जाएगी ए की वो आपके पास 2 2 है, ये आपके पास आ गया ए। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 2, 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 4। यानी जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते जाएंगे तो हमें न्यू पॉइंट मिलता जाएगा
हम उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम को ड्रा करेंगे। तो ये देखें आपके पास उसकी शेप या साइज़ में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, सिर्फ आपके पास गिवन वेक्टर के हिसाब से ट्रांसलेशन हो रही है। तो ये आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट था ट्रांसलेशन बाय वेक्टर का। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पैरेलल वेक्टर। टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स u and v are parallel if u is equal to lambda v where lambda is scalar। लैम्डा आपके पास कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है। इसमें आपके पास दो केस हैं। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो बोथ वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन। जैसे आपके पास अगर ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको लैम्डा यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखें दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आपके पास जो लैम्डा था वो पॉजिटिव था। और अगर आपके पास लैम्डा 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास चेंज हो जाएगी। जैसे ये वेक्टर ए है, अब ये -2a यानी इस a को हम 2 से मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से इसकी डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आपके पास एक वेक्टर a गिवन दिया हुआ है और एक आपके पास वेक्टर b दिया हुआ है, और हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। तो अगर हमने वेक्टर a लिया, ये देखें -12 और -15, अगर मैं यहाँ से -3 को कॉमन कर लूँ तो 3 4s are 12, 3 5s are 15, और ये 4 और 5 तो आपके पास वही b है। फिर हम ये कह सकते हैं कि a इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ b, देयरफॉर a इज़ पैरेलल टू b। अब याद रख लें कि पैरेलल में आप जैसे ये a है, तो ये अगर आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही लेकिन ये एक दूसरे के हैं पैरेलल, तो उसमें हमने सिर्फ यही देखना है कि क्या एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल तो नहीं है। तो वो मल्टीपल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स u and v आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये एक ही सूरत में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि u वेक्टर की वैल्यू x1 और y1 है और v वेक्टर की वैल्यू x2 और y2 है, तो ये एक ही सूरत में होगा। अगर आपके पास x1 और x2 सेम है और y1 y2 सेम है, तो ये आपके पास इक्वल वेक्टर होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, कहता है इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर इक्वल वेक्टर टू हैव सेम पोजीशन। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों जो हैं बिल्कुल एक ही पॉइंट पे लाई करें। सपोज करें अगर आपके पास एक वेक्टर ये है, तो अगर हम दूसरा इस तरीके से ड्रा करें तो भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक ही जगह पे लाई कर रहे हों। और इक्वल वेक्टर आर आल्सो पैरेलल। जो इक्वल वेक्टर होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। नेक्स्ट आपके पास आ गया हेड टू टेल रूल। सपोज करेंगे ये आपके पास एक वेक्टर p है और ये आपके पास एक वेक्टर q है। तो हेड टू टेल रूल ये कहता है कि टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी अगर आपके पास ये वेक्टर p है तो यहाँ से हम जब q स्टार्ट करेंगे तो एक वेक्टर की टेल और दूसरे का हेड जब हम इसको आपस में मिला देते हैं तो ये आपके पास हेड टू टेल रूल है। देखिए आपके पास ये वेक्टर p है, ये आपके पास q है। जब मैं इसको यहाँ से मिलाऊंगा तो p प्लस q आर कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। दिस मेथड ऑफ एडिशन इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। इसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं या इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। कि देखें ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, जो तीसरी साइड होती है वो इन दो साइड्स का प्लस ही होती है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब सपोज करेंगे हमने 4 पॉइंट ले लिए p, q, r एंड s। अगर हम सपोज करते हैं कि जो p, q है वो पोजीशन वेक्टर p के बराबर है और जो q, r है वो पोजीशन वेक्टर q के बराबर है। अब आप देखें तो q, r, अब देखें ये q है और ये r है, यानी इसकी डायरेक्शन ये आ रही है, ये q है और ये r है। और अगर आप इसी के मुकाबले में देखें तो ये p और ये s है। तो हम ये कहते हैं कि q, r हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ps। तो ये जो q, r की डायरेक्शन है वही आपके पास ps की डायरेक्शन है। तो फिर इसका मतलब q, r और ps एक दूसरे के बराबर हो गए। और अगर मैं कहता हूँ कि जो p, q है वो s, r के बराबर है, यानी हम पहले इसको इसके इक्वल कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा इसको इसके इक्वल कर रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं यूजिंग ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी ये p है, ये q है और ये r है, तो इसका मतलब है वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो ये टेल और हेड को जब हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा p प्लस q इज इक्वल टू पी आर। अब अगर यहाँ से हम ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ये और ये, यानी पहला वेक्टर ये जा रहा था, दूसरा वेक्टर ये जा रहा था और तीसरा वेक्टर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास था q, ये आपके पास था p। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा q प्लस p। तो इसका भी यही आंसर आ रहा है q प्लस p, इसका भी यही आंसर आ रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2
इट इज़ प्रूव दैट कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस p, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो वेक्टर एडिशन होती है ये कम्यूटेटिव होती है, यानी कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एक लॉ था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमने दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास एक u वेक्टर है, ये आपके पास एक v वेक्टर है, तो अगर मैंने माइनस v बनाना होगा तो इसका मतलब सिंपल इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, u माइनस वी, तो ये आपके पास प्लस करके इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे और माइनस का साइन हम जैसे ही लाएंगे, देखें आपके पास वेक्टर u था, पहले v ऊपर की तरफ था, जैसे ये माइनस वी आया तो इसकी डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ मोड़ दी, तो जब मैं इसको आपस में मिलाऊंगा तो ये आपके पास बन जाएगा u माइनस वी। ये आपके पास कंसेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन प्लान, तो वो सिंपल आप ये याद रख लें कि जब हम इसको कार्टेशियन प्लान में लेके जाते हैं वेक्टर की फॉर्म में, तो आपके पास जो x कंपोनेंट होता है उसको हम i से रिप्रेजेंट करेंगे और जो y कंपोनेंट होगा वो आपके पास j से रिप्रेजेंट होगा। तो xi प्लस yj अगर आपके पास थर्ड होगा तो उसको हम z k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको i, j और k के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब आपके पास सपोज करेंगे ये आपके पास ओरिजिन O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है। अगर हम O से A की तरफ जाते हैं तो इस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट होता है उसको हम एक्सिस बोलेंगे। अगर हम A से P की तरफ जाते हैं तो इस तरफ जो फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको हम एफ ऑफ वाई बोलेंगे और अगर हम O को P से मिलाएंगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एफ आपके पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और थीटा आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं ये वाली ट्रायंगल ले लूँ O, A और P, तो देखें कॉस थीटा होता है बेस, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास हाइपोटेनियस है। तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस की जगह आप देख सकते हैं आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और हाइपोटेनियस की जगह आपके पास आ जाएगा एफ। सिंपल ये एफ यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्स कंपोनेंट का फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपके पास एफ ऑफ वाई है और ये एफ, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्स कंपोनेंट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट वाली फोर्स का स्क्वायर और इसके ऊपर हम अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। और अगर हमने एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होता है tan इनवर्स एफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास इसके कुछ फार्मूलाज थे, ये हम आगे क्वेश्चन में 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो जितनी भी थ्योरी 7.1 से रिलेटेड थी हमने उन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। अब एक्सरसाइज को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आप मेरे इन बने बनाए नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक डाल देता हूँ, आप आसानी से इनको PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब भी फ़ारग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।